ये शायद दुनिया का सबसे अजीब सवाल होगा। क्या तुम्हें कभी खुद से डर लगा है? हाँ, आई नो, सुनने में जितना अजीब है उससे कई ज़्यादा अजीब तब होता है जब का जवाब हाँ होता है। क्योंकि इंसान को खुद से डर लग रहा है, हम बाकी दुनिया से नहीं, खुद से। तब समझ जाओ कि बात बहुत बड़ी है। विक्की के साथ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो डरी हुई थी, उसके चेहरे से पसीने आ रहे थे। और वो बस एक दर्द में थी, एक अनकहे दर्द में। चोट नहीं लगी थी उसे, पर फिर भी वो एक अनकहे दर्द में थी। विक्की खुद से कह रही थी, क्या मेरा यहाँ आना सही भी था? मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था, और यहाँ आ भी गई तो कभी मधु की जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था मुझे। अगर मैं नहीं होती तो शायद आज सब कुछ नॉर्मल होता। बट अब मधु के दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन उसके सामने है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा बोल के विकी घबरा रही होती है। सो हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब, और आप लोग देख रहे हो स्टोरी द अनदर वर्ल्ड। हाँ, इंट्रो आज मैंने इसलिए दिया है बिकॉज आई वांट टू से सॉरी भाई, बहुत टाइम हो गया, आई नो सॉरी अपलोड नहीं करी मैंने। बीच में तबीयत खराब हो गई थोड़ी मेरी, एंड समथिंग थिंग गोइंग ऑन। थोड़ी कुछ चीज़ चल रही थी मेरी ज़िंदगी में, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए वैसे सॉरी। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करेंगे स्टोरी स्टार्ट। ओके, सॉरी अगेन। तो बड़ी हम लोग लास्ट पार्ट में देखा था कि विक्की और मधु बहुत स्वीट मोमेंट बिता रहे थे। हाँ, मधु थोड़ा परेशान थी कि विक्की को खोने से वो बहुत डर रही थी। एवेंडर को काबू करने के लिए वो क्यों किस करती है, विक्की उसे किस बैक करती है। ठीक है, किस अलग थे, इसलिए विक्की को समझ जाती है कि मधु ने बापू को जैसे देखा है जैसे कि वो डरी हुई है। तो वो मधु की तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ, आज बहुत परेशान लग रही हो? मधु बोलती है, "हाँ, मैंने तुम्हें बस किस किया है और तुम्हें मैं परेशान लग रही हूँ। मधु, आप मेरी वाइफ हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं हर चीज़ जानती हूँ। आप कब कैसे कर रिएक्ट करते हो वो भी। आई डोंट नो क्या हुआ है, बट समथिंग इज बॉदरिंग यू। क्या परेशान कर रहा है तुम्हें, बताओ मुझे। नहीं भी, कैसा कुछ भी नहीं है। मधु झूठ बोल रही थी और विक्की समझ रही थी। तो विक्की मधु को अपनी सीढ़ी से लगाती और कहती, इट्स ओके, अगर अभी बतलाना नहीं चाह रही हो कोई बात नहीं, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट रिमेंबर दैट आई लव यू मोर देन एनीथिंग। तो जब भी आपका ये दिल करे ना मुझे वो बताने का, तो बता देना, जो अपने दिल में बात छुपाई हुई है, ठीक है? और वैसे भी तुम भूलो मत, आ, मैं जज नहीं करने वाली, ओके ना? ऐसे बोल के विकी स्माइल करती है, मधु की फोrehead पे किस करती है और कहती है, चलो अब मुझे जाने दो। मधु बोलती, कहाँ जा रही हूँ? विकी बोलती है, मैडम आप भूल गई हो, मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट हूँ, और बार बार अगर मैं यहाँ पे क्वीन के कमरे में रोज रात को आके सोऊंगी तो फिर क्या होगा, सोचो। हमारे प्रिंसेस के कमरे में कोई आ रहा है, रात को सो रहा है, सबके हिसाब से तो मैं मेरी हूँ ना, समझा? फिर आप ही का नाम खराब होगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वाइफ का नाम खराब हो। आई जस्ट वांट कि मेरी वाइफ प्राउडली ये बोले दैट आई एम हर हस्बैंड, ना कि किसी कारण से सबको पता लगे दैट आई एम योर हस्बैंड, ठीक है? तो मधु स्माइल करते हुए बोलती है, ओके ठीक है, जाओ। तो विक्की वहां से चली जाती है। विक्की जाके अपने रूम में लेटी होती है। हाँ, मधु ने विक्की के माइंड को पढ़ा था और वो काफ़ी चीज़ जान चुकी थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि विक्की के दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही थी। क्या पता नहीं, शायद मैजिक की वजह से मधु ने तो देखा कि दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन विक्की के दिमाग इसे काम नहीं कर पा रहा था। जैसे वो कुछ चीज़ें से याद आ रही हो, ट्रिगर किया उसकी मेमोरी को मधु के उस मैजिक ने, जो मधु विक्की को बार बार परेशान करे जा रही थी। विक्की पिलो पे सर अपना मुंह देती है और बोलती है, क्यों हो रहा है मेरे दिमाग के साथ में, कम ऑन के सो जा। ऐसा बोल के वो सो जाती है। नेक्स्ट डे होता है, कभी क्लास में जाती है, पढ़ाई वढ़ाई करती है, यूनिवर्सिटी में बैठी होती है, ये लोग बातें कर होता है, ये तीनों विक्की को अपने क्यों घूर होता है। विक्की यूनो की तरफ देखती है, एलेक्स की तरफ देखती है, एंड फिर वो देखती है कि ये लोग घूर क्यों रहे हैं मुझे। विक्की इनको तो एक तरह पूछती है, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे घूर क्यों रहे हो? तो ये तीनों ये पास आता है और बोलता है, चल क्या रहा है? विक्की बोलती है, कुछ भी तो नहीं।
कुछ नहीं चल रहा, राइट? इसीलिए तो तुम्हें महल में जाने की परमिशन है। तुम उस महल में जा रही हो जहाँ पे कोई सर्वेंट भी नहीं आ सकता। बच्चे बोलते क्या मतलब तुम लोगों का? बच्चे हम लोग पागल नहीं है, ठीक है? इतना हमें भी समझ में आ रहा है कि कुछ चल रहा है। क्या हमें नहीं पता, बट याद रख तो जो कर रहा है ना वो सही नहीं है। अगर किंग को पता लगा ना तो जानते नहीं हो क्या कर सकता है। तो विकी बोल दिया तुम लोग इतने विकी तुम कर लो, टेंशन मत करो, मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये लोग विकी के फ्रेंड थे तो ऑफकोर्स जिक्र करेंगे ना कि आखिर में वधु प्रिंसेस थी, किंग को पता लगा ना उन्हें मार देना है। हाँ वो मतलब थी कि अभी विक्की के बारे में किसी को पता नहीं था, एंड ये भी नहीं पता था। well, लोग इस मेन रीजन होने का ये था कि मधु थी मैरिड, अकॉर्डिंग टू देम आपस मैरिड तो थी, बट विक्की सही थी तो वो नहीं पता था, इसलिए वो रोक रहे थे। अदरवाइज है जो रोकते भी नहीं, क्योंकि मधु अपना लाइफ पार्टनर चुन सकती थी। ऐसे कोई बंदिश नहीं थी कि वो रोल खेलने की तो सिर्फ पापा की मर्जी से शादी करेगी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ मतलब ये था कि अगर प्रिंसेस खुद की मर्जी से को सेफ सेलेक्ट कर सकती थी आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। कॉवेयर भी हो सकता था वो, और कोई रॉयल फैमिली का भी हो सकता था। ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे, जातिवाद टाइप नहीं था वहाँ पे कुछ भी। वेल इसीलिए वो लोग को रोक रहे थे कि अब मधु मैरिड थी, और अब अगर मधु से कोई रिलेशन बना था तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलती। या था कि एग्जीक्यूशन भी कह सकता था, उसका मारा जाता, वो वगैरह के तो कैसे बच सकता था। इसलिए वो लोग रोक रहे थे विकी को, एंड भी केसेस को इग्नोर कर रही थी, एंड अब पोसो करेगी, लेकिन वो लोग घबरा रहे थे विकी के लिए। खैर जैसे क्लास खत्म होती है इनकी, ये ऑफकोर्स इनकी चलती है फिजिकल प्रैक्टिस। अब विकी को पड़ता है यहाँ पे आज भागना, बिकॉज बॉडी को ट्रेन करना भी जरूरी है। विकी भाग रही होती है, ऑफकोर्स मतलब एक समय मुश्किल था नहीं, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन दल भी थी। बट फिर आती है बारी और हार्ड की। विकी करती है एंड देन वो बस बोलती है कि भाई मुझसे नहीं होगा, बस करो यार, तुम लोग कुछ कर लो। बट ये लोग बोलते हैं कि विकी कम ऑन कट अप, ऐसे काम नहीं चलेगा। विकी बोलती बट मुझसे नहीं होगा यार। तो ये लोग बोलते हैं विकी तुझे करना पड़ेगा। विकी को पता नहीं था से क्या होता है, वो खड़ी होती है गुस्से में अग्रेशन में बोलती है आई सेड मैं नहीं करूंगी। मधु ये सब कुछ देख रही होती है, विकी की आंखें ग्लो कर रही होती है, और विकी गुस्से में बोल रही होती है। विकी की आवाज हल्की भारी होती है, इट्स लाइक विक्की का एंगर जाग रहा है, बट समथिंग एल्स इज आल्सो ग्रोइंग विद इन हर। एंड जब मधु ये देखती है तो उसे फिर से वो बात याद आती है जिसने रात में देखी थी, और जो रात में वो इंसिडेंट था वो मधु कभी भूल नहीं सकती, कभी भी नहीं। विक्की को देख कर डर रही होती है क्योंकि कहीं किसी को चोट ना पहुंचा दे, लेकिन विक्की तुरंत ही नॉर्मल हो गई थी। इट्स लाइक वो एक फ्लुक था, जस्ट फॉर अ सेकेंड वो हुआ था। विक्की खुद ही परेशान होकर बोलती है मैं जा रही हूँ, तुम लोग को जो करना है ना वो करो, मुझे मजबूर मत करो ट्रेन करने के लिए। वैसे भी मुझे क्यों मॉन्स्टर्स को मारना है, तुम लोग हो तो सही। मुझे सिर्फ इतना इतना तो सीखना है कि मैं खुद को, और अगर मेरे आसपास कोई हो उसे बचा सकूं, ना कि मुझे तुम्हारा कोई फाइटर बनना है। वेल विक्की चाहती थी मधु को बचाना, बट न जाने क्यों वो जितनी भी कोशिश करती ये सब कुछ सीखने की, उसकी बॉडी उसे रेजिस्ट करती थी सीखने के लिए। तब कैसे पहले था नहीं, विक्की स्पोर्ट्स पर्सन थी, वो 3-3 4-6 घंटे तक खेलती रहती थी, एंड शी उसके बाद वो टायर्ड नहीं होती थी। इट्स लाइक थोड़ा बहुत टायर्ड होता नॉर्मल है, बट इतनी नहीं होती कि वो कुछ कर ना पाए, क्योंकि उसके बाद में जाकर भी पढ़ती भी थी। शी हैज लोड ऑफ स्टेमिना, बट अभी अभी उसकी बॉडी रेजिस्ट कर रही हो कि डोंट डोंट डू एनीथिंग, मत इतनी फिजिकल ट्रेनिंग करो। विक्की को समझ में नहीं आता, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। विक्की अपने कमरे में जाती है, अपने सर पे हाथ रख के बैठती है और बोलती है क्या अजीब सी बेचैनी यही है, और मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो ऑफकोर्स विक्की के अंदर जो मैजिकल पावर थी वो बोलती है विक्की तुम्हारे अंदर से बस तुम्हारी पावर नहीं है, तुम खुद नहीं हो, तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर्स यहाँ पे एक्टिवेटेड है, यहाँ पे तुम्हारे साथ में मेरी पावर एक्टिवेटेड है, तुम्हारी बॉडी वो झेल रही है, उन्हें उसकी आदत नहीं है, और शायद तुम्हारी मैजिक की तो आदत हो भी जाती है उसे, बट मेरा मैजिक इतना आसान नहीं है झेलना। तुम्हारी बॉडी झेल पा रही है बहुत बड़ी बात है, धीरे धीरे शायद इसको आदत पड़ जाएगी, उसके लिए टाइम लगेगा।
इसमें तुमने जितनी फिजिकल ट्रेनिंग करी है वो भी आसान थी नहीं, तुम्हें वो किया, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि तुम्हारी बॉडी कितनी कैपेबल है, कितना मैजिक संभालने कैपेबल है। हाँ, तुम हो स्ट्रॉन्ग के। जिक्की बोलती है, वैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम उस बुक में क्या कर रहे थे? आई नो, मतलब तुम एक ह्यूमन तो नहीं हो, एक मेडिकल सोर्स हो, उसके पास कॉन्शियसनेस है, फीलिंग्स है, लाइक ए ह्यूमन, राइट? तो बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही। तो क्या तुम्हारी तरह और भी है? और वो बुक में किसने बंद किया? तो वो मुस्कुराता है, वो पास में आके बैठ कर बोलता है, तो ये मैजिकल दुनिया है, ठीक है? मुझे पता तुम्हारी दुनिया के बारे में भी, लेकिन ये दुनिया पूरी अलग है। यहाँ अब तो फिर भी हम हर एक चीज को सेपरेट रखते हैं, लाइक डिफरेंस स्पीशीज को। ह्यूमन भी है, पर ह्यूमन की तरह दिखने वाली एक्सैक्ट सेम दूसरी स्पीशीज भी हैं, जैसे कि एल्स हो गई, जिनकी लाइफ हमसे नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा होती है, एंड वो काफी खूबसूरत भी होती है, राइट? ऐसे ही अलग अलग होते हैं यहाँ पे। इनसे डॉग्स रह गए। डॉग्स का मतलब जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दो, इनकी हाइट छोटी होती है एंड वो फिजिकल पावर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी भी अलग होती है। बेसिकली ऐसा डिफरेंट डिफरेंट काइंड के पर्सन रहते थे, हमारे कास्ट होती थी, और इनके यहाँ पे अलग अलग टाइप के। और बोल सकते हैं कि हैं तो सारे इंसान टाइप में, जितने सारे इंसान है, बट दे आर नॉट ह्यूमन। ह्यूमन की एक लाइफ, एक पीरियड होता है जीने का। हमने मैक्स टू मैक्स 100 चल जाती है, और मिनिमम 60 से 70 चल जाती है, ठीक है हमारा। बट उनका अलग है, लाइक एल्स की लाइफ मोर देन 200 ईयर्स होती है, और कुछ स्पीशीज की और भी अलग होती है, जैसे कि 500 है। ये नॉर्मल उनकी एवरेज लाइफ मान सकते हो, ये उनकी है। हमारी लाइफ अलग है। तो वैसे बता रहा होता है कि हम फेरीज टाइप में, तुम बोल सकते हो फेरीज की छोटी, तो वैसे हम फेरीज सेम, मतलब बट वी आर नॉट स्मॉल। हम ह्यूमन बॉडी में ही रहते थे, लाइक ह्यूमन बॉडी की तरह। जैसे तुम्हारी हाइट है, जैसे हम छोटे थे हम बड़े हुए, एज लाइक ए ह्यूमन। बस फर्क ये था कि वी हैव मोर पावर, मैजिकल पावर। और हर किसी की मैजिकल पावर डिफरेंट थी, किसी की कर्स थी तो किसी की कुछ और, बट सबकी डिफरेंट पावर थी। और उनमें से एक मैं भी था, और मेरा परिवार भी। और हम लोग अलग थे इसलिए भी क्योंकि हम किसी का पावर का सोर्स भी बन सकते थे। हम इंसानों को पावर दे सकते थे अपनी पावर से, उनकी बॉडी में जा करके, उनसे कनेक्ट होकर के। लेकिन ये चीज़ जब इंसानों को पता लगी तो उन्हें पावर का लालच हो गया। जानती हो ना, सबसे बड़ा लालच यही होता है, पावर का लालच। और उन्हें भी यही लालच हो गया था, और बस इसी कारण से इंसानों ने धीरे धीरे करके हमारे गांव के लोग उठाना शुरू कर दिए। बच्चे गायब हो रहे हैं, क्यों हमें नहीं पता, और उनकी मैजिकल पावर स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग होती एज के साथ बढ़ते बढ़ते। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हमने अपना विलेज हाइड कर दिया था। और एक दिन मैंने अपना वेश बदल के एक बार इंसानों के बस्ते में निकल गया, ये अनजान, इस बात से अनजान कि बाहर बहुत ख़तरनाक लोग हैं जिन्हें सिर्फ हमारी पावर चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, हम लोग स्ट्रॉन्ग थे, बट हम लोगों पे हमला नहीं करते थे, खास करके बच्चे, उन्हें अपनी पावर यूज़ करना भी नहीं आती थी। उनकी पावर्स का मुझे कोई ना कोई गलत इस्तेमाल करता था, बट हमें इस बात का मैं एहसास ही नहीं था। और फिर जिस दिन मैं गया इंसानों के बस्ते में, मैंने देखा कि हमारे गांव के बच्चे ही पिंजरे में बंद पड़े हैं, और उनके ऊपर पैसे लगाए जा रहे हैं। उन्हें कोई ना कोई आता, टॉर्चर करता, उनसे उन्हें ख़रीद लेता, और अपने बॉडी में इस तरीके से समाता कि उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। एक तरीके से वो उनकी जान ले रहे थे और उनके पावर को एक्वायर कर रहे थे। धीरे धीरे हमारी पावर्स जब हमारी मर्ज़ी से नहीं जुड़ती हैं, तब हम अपनी कॉन्शियसनेस खो देते हैं। इट मीन्स हम मर जाते हैं और हम सिर्फ उस एक इंसान का पार्ट बन जाते हैं। वो बात अलग है कि हमें फिर भी पेन फील हो रहा होता है,
और एक टाइम बाद में पेन फील बंद होना हो जाता है, हमें पेन फील नहीं होता उसके बाद में, क्योंकि हम उस टाइम तक जान दे चुके होते हैं। बची होती है तो बस वो हमारे अंदर की पावर, मैजिकल सोर्स, और कुछ नहीं। हम उनके लिए, जैसे तुम्हारे वर्ल्ड में लाइट होती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ चलती हैं, राइट। हम एक तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी थे और कुछ नहीं थे उनके लिए, कुछ भी नहीं। वी आर नथिंग। जब मैंने ये देखा तो पता नहीं क्यों बस मेरा खून खोल उठा। हाँ मेरे पास है नहीं, बट फिर भी खोल उठा। थोड़ा मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मजाक कर नहीं पा रहा होता। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। उसके बाद वो बताता है कि उसने वहाँ पे क्या तबाही मचाई थी। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने वहाँ पे मौजूद हर किसी को जान से मार डाला। नॉर्मल तरीके से नहीं, बहुत बुरी तरीके से। और जिन लोगों को जान बच भी गई, उनके ऊपर एक कर्ज चला गया। उनके खानदान के लोग धीरे धीरे मरते रहे और आखिर में वो मरे, उन्हें तड़पता हुआ देख करके। और मोस्ट ऑफ द में ये हुआ था कि उनकी पूरी फैमिली मर चुकी है। अब वो इतने हताश हो चुके हैं, अपने लाइफ से हार मान चुके हैं कि मुझसे बहुत से ने खुद की जान खुद दे दी। एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कर्स कैन डू। और वो वहाँ पे रुका नहीं, वो वहाँ से निकल चुका था, किसी के पकड़ में नहीं आया था। और उसने तबाही बहुत जगह मचाई थी। जहाँ जहाँ उसने अपने गांव के लोग देखे, वहाँ वहाँ उसने सब कुछ किया। और एक बार बस ऐसा हो गया उसका कि अब उसे इंसानों को मारने में मज़ा आने लगा। शायद वो पावर उन्हें इसलिए यूज़ करने से मना किया जाता था क्योंकि पावर नशा सच में बहुत ख़राब होता है, वो भले इंसानों के लिए हो या फिर खुद उस मैजिकल सोर्स के लिए हो। क्योंकि एक बार के लिए वो भटक जाता है, वो अपने मकसद से भटक जाता है और बस एक चीज़ को अपना मकसद बना लेता है। जैसे कि इसका बन चुका था इंसानों को मारना, क्योंकि वो दुश्मन बन चुके थे। अब कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ उसे एक चीज़ आती थी, अब वो था मारना। और ऐसे ही वो उन लोगों को मार देता था जिन लोगों की कोई गलती भी नहीं थी इन सब में, जिन लोगों को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। ये चीज़ इतनी बढ़ चुकी थी और बहुत से लोग समझ चुके थे कि गलती हमारी ही है, हमने इनकी जगह पे जा कर के ये प्रॉब्लम करी और इसलिए कर्ज हमारे ऊपर आ रहा है। तभी एक उन्हीं के गांव में से एक मैजिशियन आया। वो एक पावर का सोर्स था जो वहाँ की चीज़ें कंट्रोल करता था, वहाँ के हर एक इंसान को संभालता था। गांव का मुखिया बोल सकते हो। वो वहाँ पे आया उसे ढूंढते हुए, उसकी तलाश करते हुए। और जब ये उससे मिला तो उसने उसकी हालत देखी। वो होश में नहीं था, अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं था। शायद वो खो चुका था उस दर्द में, उस तकलीफ़ में कि उससे बस अब तकलीफ़ देना ही आ रही थी, समझना नहीं। अब वो क्यों मारता उसे भी नहीं पता। जिस मकसद के लिए उसने पहली बार गुस्से में लोगों को मारा था, वो शायद भटक चुका था उससे। अरे ये बात उसे समझ में आ चुकी थी, इसलिए मैजिशियन मैजिक यूज़ करता है और उस कर्स मैजिक को एक बुक में बंद कर देता है। और उसने कहा था कि ऐसे खोलना मत, वरना कर्स उस पर आ जाएगा, उस इंसान की बॉडी में आ जाएगा। जब तक वो मरेगा नहीं, तड़प पाएगा नहीं, तब तक वो तुम्हारे शरीर को छोड़ेगा नहीं। हाँ छोड़ देगा अगर तुम कुछ सेकंड, लाइक ऐसा था कि वो धीरे धीरे होता ना, शांत हो जाता धीरे धीरे कर्स मैजिक। तो जब शांत होता रहा और लोगों को धीरे धीरे कहानी लगने लगी, तो कुछ लोगों ने वो बुक खोली, ट्राई किया, एंड देन ऑफ कोर्स वो लोग मारे गए। धीरे धीरे मैजिक पावर ऑफ कोर्स उसकी कम, मतलब जो गुस्सा था, एंगर था, सब शांत होता रहा और धीरे धीरे सब सारी बातें याद आने लगी। एंड इसीलिए वो अब शांत हो चुका था। जब विक्की ने बुक खोली थी तब वो कर्स मैजिक बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील करता है। इसलिए नहीं क्योंकि विक्की की पावर पॉजिटिव थी, बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि विक्की की पावर नेगेटिव थी और उसकी खुद की पावर भी नेगेटिव थी। कर्स मैजिक था उसके पास में और उसे बहुत फेमिलियर फील हुआ, अच्छा फील हुआ।
कुछ ऐसा लगा जो वो खुद फील कर सकता था, क्योंकि वो बुरा नहीं था, उसके पास पावर नेगेटिव थी, बट वो कोई बुरा नहीं था। उसे बुरा शायद वो बन चुका था, बहुत चीज़ों ने बना दिया था, हालात उन्होंने बना दिया था, बट अब वो वैसा रहना चाहता नहीं था। एंड विक्की कंपनी से पसंद आने लगी थी, एंड धीरे धीरे विक्की हमें फेमिलियर होता जा रहा था, एंड अब वो बस विक्की का साथ देना चाह रहा था, एंड विक्की की बॉडी के साथ धीरे धीरे मर्ज करता जा रहा था। अब विक्की उससे सारी बातें सुन रही होती है, विक्की मुस्कुराती है, और वो देखता है कि विक्की मुस्कुराते मुस्कुराते सो चुकी है, शायद थक गई थी वो, इन सब से परेशान होकर के सो गई थी वो। विक्की सो रही होती है तो न जाने क्यों बस तड़प रही होती है, नींद में तड़प रही होती है, जैसे कुछ चीज़ें पेन दे रही हो। वो अपनी आँखें बंद करती है, उसे सीने आता है, वो भाग रही है भाग रही है भाग रही है, कोई पीछे है, उससे एक अजीब साउंड आ रहा है, टक टक टक। वो भाग रही है, पत्तियों के हिलने की आवाज़ें आ रही है, जंगल में जब भाग रही है तो उसके पाँव के नीचे आने वाले पत्तों की आवाज़ आ रही है, और उसके सिर्फ 2 पाँव थे और कोई 4 पाँव पे भाग रहा था। उसके भागने की आवाज़ आ रही है, उसके हल्के से घुर्राने की आवाज़ आ रही है, और विक्की सोच के फिर उठ जाती है। विक्की को समझ में नहीं आता कि वो था क्या। उठ जाती है, वो परेशान हो रही होती है, अपने कमरे में चारों तरफ घूम रही होती है, और फिर विक्की के सामने एक नज़ारा क्लियर आता है कि जब वो अपने घर वापस गई थी तो वो ब्लैक शर्ट जो बाहर आई थी, और ब्लैक कलर की एक अजीब सी चीज़ जो बाहर आई थी, विक्की उसके सामने खड़ी है। विक्की की सांसें फूली हुई हैं, विक्की ने पाँव पकड़ा हुआ है क्योंकि वो भागते भागते पाँव एक जगह फिसल गया था, वो गिर गई थी, और वहाँ पर उसके पाँव में से ब्लीडिंग आ रही है, लेकिन वो फिर से भाग जाती है, चोट आई होती है फिर भी भाग जाती है, और फिर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। जब विक्की ने देखा था कि वो वापस जा रहा है, जाने विक्की को क्या होता है कि वो पेड़ से जंप कर देती है, और उसकी आवाज़ से वो पीछे मुड़ता है। विक्की उसकी तरफ देखती है, वो भाग के आ रहा होता है। विक्की को नहीं पता वो ऐसा क्यों करती है, विक्की को सिर्फ इतना याद है कि वो भाग के आता है, उसका मुंह हल्का खुला होता है, विक्की ने हल्का सा मुंह मुड़ी, हल्की इतनी मुड़ी कि जैसे वो भाग के आ रहा था, विक्की ने उसके मुंह को, जो मौत को खुला हुआ पार्ट था, उसे अपना एक हाथ डाला, तो उसे उसकी गर्दन पकड़ी और उसे खींच दिया इतनी बुरी तरीके से कि वो पूरी तरह से चोट खा चुका था, चिल्ला रहा था घुर्राने की आवाज़ में। अब विक्की वापस से जाती है, उसके मुंह को फिर से चीरने लगती है। विक्की धीरे 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 बस मारने लगती है उसे। विक्की की आंखों की जो पुतली होती है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही होती हैं, वो जम चुकी होती है एक जगह पे। मूव कर रहे थे उसके हाथ, और उस क्रीचर से निकलता हुआ एक अजीब कलर का ब्लड विक्की के फेस पे लगा जा रहा था, उसे कपड़ों पे लगा जा रहा था। बट मजाल है, विक्की एक पल के लिए भी अपनी आंखें झपकाती है या फिर ये करना बंद कर देती है, बिल्कुल नहीं। और यह पहली बार नहीं जब विक्की ऐसा करती है, नहीं, विक्की सिर्फ एक बार वहाँ नहीं गई थी। विक्की को याद आता है कि एक बार नहीं, वो बार बार वहाँ गई थी, और एग्जैक्ट सेम चीज़ का बार बार हो रही थी, जैसे विक्की किसी टाइम लूप में फंस गई हो। बट फ़र्क ये था कि विक्की हर साल वहाँ जा रही थी, एक्जैक्ट सेम डे, एक्जैक्ट सेम क्रीचर से दिखाई देता, एग्जैक्ट सेम तरीके से वो उन्हें मारती। विक्की जब ये याद करते तो कुछ समझ में नहीं आता कि सेम चीज़ क्यों हो रही थी मेरे साथ में, और मैं इस टाइम लूप में कैसे फंस गई थी, मतलब था क्या ये, मैं से कर क्यों रही थी, मैं जा क्यों रही थी। विक्की को रिसेंट की बात पे याद आती है कि यहाँ आने से पहले उस एग्जैक्ट सेम डेट को वो दोबारा गई थी वहाँ पे, दोबारा उसे वो सब कुछ किया था। विक्की को अब याद आता है कि उसने वो क्यों किया था, क्योंकि अगर विक्की उस दिन जा कर के उन क्रीचर्स को, सिर्फ एक क्रीचर को नहीं आता था, बल्कि कई सारे आते थे, अगर उन्हें नहीं मारती तो वो इस जंगल से बाहर जाते, विक्की को ढूंढते हुए, और शहर में आ जाते, और फिर शायद मचती वहाँ तबाही, एक ऐसी तबाही जो कभी
यहाँ तक आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड से जो आई थी वो विक्की थी। बोलते हैं ना, कभी नेचर के साथ खेलना नहीं चाहिए, खेलते हैं तो फिर नेचर हमारे साथ भी खेलता है। कुछ ऐसा ही हुआ था। विक्की के डैड का ऐसा कोई इरादा था नहीं कि वो नेचर के साथ में कुछ खेले, पर दिक्कत ये थी कि कोई तो चाहता था विक्की को हार्म करना। वो क्रीचर्स ऐसे विक्की के पीछे नहीं आते, वो भेजे जा रहे थे विक्की की पावर को जानने के लिए। बस फ़र्क ये था, ये जानने के लिए उन्हें कोई वापस आके बताना भी चाहिए था कि विक्की है कितनी पावरफुल। लेकिन विक्की के जो भी हमला करना आता, विक्की उनमें से किसी को ज़िंदा छोड़ती ही नहीं थी। और जो दूसरा पर्सन था उसे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, शायद वहाँ कोई और है जो विक्की की रक्षा कर रहा है। इसलिए शायद वो अब तक रुका हुआ था। विक्की अभी यहाँ थी और उसके दिमाग में सारी बातें आ रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, उसे याद था उसके डैड ट्रैवलर थे जो इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे थे। हाँ, उसके मेमोर में ये चीज़ आ जाती है, उसके डैड दूसरे वर्ल्ड से थे एंड ही इज़ अ ट्रैवलर। एंड विक्की को शायद उन्हीं की मैजिक पावर मिली है एंड शी इज़ ऑल्सो ट्रैवलर। हाँ, कैसे कंट्रोल करता उसे नहीं पता, इसलिए वो दूसरे वर्ल्ड में पहुँच जाती है। एंड मैं बता दूँ, विक्की पहली बार नहीं हो रहा था, तुम्हें लग रहा है कि सोती कहीं और पहुँच जाती है, ऐसा पहली बार नहीं थी उसके साथ में। उसका तो पहले भी होता था जब वो अपने वर्ल्ड में थी। हाँ, बट वो कम होता था क्योंकि वहाँ मैजिक की पावर कमज़ोर थी। बोल सकते हो कि एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद में होता था एंड कम टाइम के लिए होता था, क्योंकि विकी के लिए वो पावर वहाँ पे एक तरह से बोलते हैं ना, जमा करना वो मुश्किल होती थी। जब वो जमा हो जाती थी तब विक्की एक दिन अचानक से गायब हो जाती थी। विक्की दूसरे वर्ल्ड में पहुँचती, वो एग्जैक्ट सेम था उसके लिए वर्ल्ड। तो विक्की के लिए कुछ नया लगता नहीं था विक्की को। हाँ, उस टाइम पे अगर विक्की आपने उस वर्ल्ड में पहुँच जाती जहाँ पे उसके अंकल आंटी के बच्चे थे, तो वो ऐसे प्रिटेंड करते कि उनके कोई बच्चे ही नहीं हैं, क्योंकि वो विक्की को समझ चुके थे। पर यही रीज़न था कि विक्की उन्हें पहचान नहीं पाती थी। हाँ, वो बात अलग थी कि एक बार उसके अंकल ने उसे बताया था कि ये मेरा बच्चा है, इसीलिए उन्हें लगता था कि विक्की जानती है। बट दैट्स नॉट ट्रू। विक्की भूल चुकी थी वो सब कुछ, क्योंकि विक्की ने काफ़ी समय ट्रैवल नहीं किया था और उसे वो एक प्रैंक लग रहा था। और एक कंफर्म करने के लिए कुछ था भी नहीं, विक्की प्रैंक समझे क्या समझे, मतलब वापस कभी अंकल ने बोला नहीं ना कि मेरे बच्चे हैं, एंड वो कभी दिखाई भी नहीं दिए। दैट्स वाई विक्की जानती नहीं थी। बट अभी ये चीज़ें ख़त्म थोड़ा ना होती हैं। विक्की सोच रही कि ठीक है मैं ट्रैवलर हूँ, बट फिर और क्या चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है। मेरा डैड ट्रैवलर है, मैं भी ट्रैवलर हूँ, इट्स नॉर्मल ना। तो फिर मुझे ऐसी कौन सी चीज़ खाई जा रही है बार बार जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, बट परेशान मुझे वो करे जा रही है। विक्की खुद से परेशान होकर के कुछ सोचने की कोशिश कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए विक्की उठती है एंड बाहर चली जाती है। वो जाती है मधु के पास। मधु आराम से बालकनी में खड़ी होती है, कुछ सोच रही होती है शायद विक्की के बारे में ही। विक्की मुस्कुराती है, आके मधु को हक करती है। मधु बोलती है, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मुझे बस आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। तो मधु बोलती है, ठीक है, कहाँ जाना है? डंजन में। तुम्हें टाइम स्पेंड करने डंजन में जाना है? हाँ। विक्की तुम बहुत अजीब हो, आई नो, चलो ना प्लीज़। ठीक है, मैं दवा उठाती हूँ अपनी। विक्की बोलती उसकी ज़रूरत नहीं है। बट विक्की हम डेंजरस जगह जा रहे हैं, कुछ हुआ तो? विक्की मधु का हाथ पकड़ते उसकी आंखों में आंखें डालती और उसे एक बात कहती है, ट्रस्ट में, खुश नहीं होगा। मधु कभी विक्की की बात सुन के भरोसा करती थी, बट इतना नहीं जितना भी कर रही थी वो। मधु रिस्क लेने को तैयार हो जाती है, जबकि पूरी जानती थी कि वहाँ पे मॉन्स्टर्स होंगे, उसे हर्ट कर सकते हैं, मधु को हर्ट कर सकते हैं, बट फिर भी वो रिस्क लेती है। विक्की और मधु दोनों डंजन में पहुंच चुके होते हैं और धीरे धीरे डंजन के अंदर जाए जा रहे होते हैं। मधु बस अपने हाथ की तरफ दिखती है जो विक्की ने होल्ड किया हुआ था। विक्की मुस्कुराती है, एक बार पीछे मुड़ती है और मधु को बोलती है, डेट पे चलोगी मेरे साथ में? हम थोड़ा कंफ्यूज होती है और बोलती है, क्या मतलब इस बात का?
वही जो आप समझ रही हो, अपने वाइफ को डेट पे लेके जाना है। जैसा इस मूवी में दिखाता है, साथ में खाने-पीने की जगह पे। हाँ, अच्छा तुम डंजन में क्यों लेके आई हो फिर मुझे? अगर डेट पे ले जाना था तो कहीं और ले जाती। डंजन में डेट पे कौन लेके जाता है? विकी कहती है, हाँ या ना तो बोलो। तो मधु बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे साथ तो मैं कहीं आ सकती हूँ। एक तो फिर भी एक नॉर्मल सी बात है। तो विकी बोलते हैं, एक बार अपन पापा से बात करोगी? कह दो उन्हें कि 2-3 दिन के लिए आप वापस घर नहीं जाओगी। मधु कंफ्यूज होती है और कहती है, विकी क्या बोल रही हो? तो कहती है, प्लीज कहो ना, ट्रस्ट मी। तो मधु बोलते ठीक है। वो एक बार थोड़ा विकी से दूर जाती है और मैजिक का पावर यूज करती है, अपने डैड तक ये चीज पहुंचा देती है कि मैं कुछ दिनों के लिए विक्की के साथ मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तो कुछ दिनों तक मैं आपको नहीं दिखूँ तो फिक्र मत करना। जिससे कि जिन भी जब इसे पढ़ते हैं तो वो कुछ कहते नहीं है, रिप्लाई नहीं देते हैं। वो समझ जाते हैं कि ठीक है, मधु पे वो बहुत भरोसा करते थे, जानते थे कि मधु कैपेबल है खुद की रक्षा करने के लिए। और साथ में विक्की थी तो उन्हें और पे तो भरोसा था। विक्की जब और ज्यादा अंदर जा रहे थे डंजन के, तो वहां पे मार्गरेट और डियाब्लो भी आ जाता है। विक्की उन दोनों तरफ देखती है और कहती है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही होंगी और तुम दोनों को सब कुछ संभालना है। याद है ना मैंने क्या कहा था? तो वो दोनों कहते हैं, जी बॉस। और ऐसा बोल के मार्गरेट भी विक्की के सामने झुकी थी, क्योंकि विक्की ने जब ये बात कही थी तो नॉर्मली नहीं कही थी, नॉर्मली हाथ से फ्रैंक वे में नहीं। और शायद विक्की बहुत ज्यादा सीरियस से उसने ये बात कही थी, इतनी कि तो मधु जब देखती है तो उसे यकीन नहीं होता कि ये विक्की ही है जो ये बात बोल रही है। विक्की कहने का तरीका, उसके बोलने का स्टाइल एक डिफरेंट ही उसे लुक दे रहा था, एक डिफरेंट पर्सनालिटी लग रही थी विक्की की, जो यह विक्की ने कभी शो ही नहीं कर रही थी। लेकिन जब मधु देखती है तो थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है। खैर उसके बाद में मधु ये की तरफ कंफ्यूजिंग तरीके से देख रही थी और वो अपनी आंखों से सवाल पूछती है, कहाँ जाना है अब? डंजन में इतने अंदर से देख ले आई, आगे जाएंगे तो मॉन्स्टर पक्का आएंगे। इनके मॉन्स्टर पे जाके कहाँ छुपेंगे आखिर में? कितनी दूर छुप लेंगे? ये हमारा डंजन बड़ी है बट फिर भी जा सकते हैं ना, खतरा होगा। वो मधु बस अपने आप से सवाल पूछ रही होती है, हल्की मुस्कुरा के बोलती है, काम डाउन, और अब नहीं जा रहे हम लोग। तो मधु थोड़ा पीछे होती है, आप पूरा डंजन को देखती है जहाँ पे वो करते हैं, वहाँ के आसपास जगह को देखती है और बोलते हैं, अच्छा डेट के लिए जगह, ठीक है, चलेगा मुझे। विक्की मधु को अपने करीब करती है, उसके लिप्स से बस किस कर देती है और बहुत डीप किस कर देती है, किस के मधु पहले चाहती नहीं थी। बट फिर विक्की किस ने पैशनेट एंड सॉफ्ट थी कि वो कुछ बोल नहीं पाती है, एंड कहीं ना कहीं उस किस में वो भी खो जाती है। वो एक एक अलग तरह किस थे, मतलब जैसे विक्की को नीड थी उसकी, एंड मधु जस्ट जस्ट उस चीज को फील कर पा रही थी। एंड लाइक शी ऑल्सो नीड दैट, क्योंकि मधु भी स्ट्रेस थी। बट विक्की का प्यार उसे कमजोर नहीं बनने दे रहा था, एक अलग ही दुनिया में लेके जा रहा था। एंड एग्जैक्टली यही हो रहा था कि ये लोग अलग ही दुनिया में जा रहे थे। एंड कैस करो कौन सी दुनिया में जा रहे थे? या फाइनली फाइनली अपने दुनिया में जा रहे थे। आई नो सबको लग रहा होगा कि ऐसे जा रहे थे। आई विल टेल यू, रुको सबर रखो। जब विक्की मधु के सर के पीछे हटती है, मधु की आंखों में आंखें डाल के बोलती है, मेरी दुनिया देखनी है आपको? मधु को जब विक्की की बात सुनाई देती है तो वो गौर करती है कि वो कहीं और है, मतलब लंदन के अंदर धूप की रोशनी थोड़ी बहुत भी नहीं आती है, लेकिन अभी उसके फेस पे हल्की हल्की धूप की रोशनी पड़ रही थी। तो अपने आसपास देखती है और वो बोलती है, ये कौन सी जगह है? फुक्की बोलता, रिलैक्स, बस एक बिल्डिंग है। पहले ये लोग बिल्डिंग की एज पे खड़े थे, एकदम बहुत, शायद वो कौन सा 26 फ्लोर के एज पे खड़े थे। ऑफ कोर्स मधु को डर लगेगा ना कि वो वहां पे कैसे आ गए। नीचे गाड़ी चल रही थी, मधु कंफ्यूज हो गई थी, उसके लिए नई जगह थी, नया वर्ल्ड था, वो कैसे क्या करे से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विक्की बोलते, रिलैक्स मधु, रिलैक्स।
ऐसा बोल के वो मधु को नीचे उतारती कि मधु बहुत घबराई हुई थी। नीचे से रिलैक्स करती है, मधु शांत हो जाती है और बोलती है कि ये क्या था? कि बोलती है टेंशन मत लो, सब ठीक है। वैसे हम लोग डेट पे जा रहे थे ना, चलोगे ना? मधु बोलती है वो सब ठीक है पर हम यहाँ कैसे आए? कैसे आए बस समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक सेकंड, तो तुम अपनी पावर के बारे में ऐसा सो के कैसे यूज करते हैं? विकी बोलते हैं हाँ काइंड ऑफ। व्हाट डू यू मीन बाय काइंड ऑफ? मतलब आई डिडंट, मतलब मैंने पूरा ट्राई किया कि हम यहीं पहुंचे, बट मैंने थोड़ा सेफ जगह इमेजिन किया था, बट हम तो अनसेफ जगह पहुंच गए। इसमें मेरी गलती नहीं है। अब नैना वजह जी का ना ऐसा ऐसा हुआ। मैं तो बोलते अच्छा, अगर हम थोड़े से साइड में होते तो क्या होता? विकी बोलती है तो क्या होता, मैंने मर जाना था। तो मैं तो गुस्सा करती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कुछ होता तो मैं क्या करती? विकी बोलती इसलिए तो साथ में आपको लेके ताकि साथ में मर जाए। बद्दू को पता नहीं क्यों बट बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है। एंड वो विकी कान पकड़ते बोल तुम ना किसी दिन ना पता नहीं क्या करोगी, आई जस्ट लव यू। ऐसे वो बोलती है कि खुद अपनी लैंग्वेज को नोटिस करते है और बोलती है कि मेरी लैंग्वेज से क्या हो गया, डिफरेंट साउंड क्यों कर रही है? विकी बोलते हैं क्योंकि आप मेरी वाइफ हो और अब आप यहीं की लैंग्वेज बोल रही हो, इंग्लिश हिंदी को मिक्स करके हम ऐसे ही बोलते हैं। खैर विक्की तो फुल मधु के साथ में एंजॉय कर रही होती है, वहीं पे खड़े होते हैं बातें कर रहा होता है। मधु बोलती है कि क्या मुझे जाना चाहिए?" विक्की बोलते हैं नहीं, ऐसे तो नहीं जाना चाहिए, तो जाना था तुम्हारा?" विक्की बोलते हैं को बताती हूँ मैं। वेल जिस बिल्डिंग पे एक थे, विक्की मधु का हाथ पकड़ती है, उसे नीचे लेके जाती है। मधु देख रही होती है, बिल्डिंग को अच्छे से देख रही होती है। सारे दरवाजे बंद होते हैं और बिल्डिंग में लाइक कोई घूम ही नहीं रहा होता है, कोई घूम रहा होता है शॉर्ट्स में घूम रहा होता है। एंड विक्की को इनको देख के तो ना अजीब तरह के लुक कर रहे होते हैं, मतलब कोई ध्यान देता नहीं है, वो थोड़ा सा लुक देते हैं कि कौन है भाई, ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। एंड फिर विक्की को देखते तो फिर नॉर्मल रिएक्ट करते हैं वो लोग। मधु का हाथ उसने पकड़ा हुआ था एंड वो एक रूम में ले जाते हैं उसे। वो रूम विक्की का ही था बेसिकली, इसलिए ले जाती है। जो दरवाजा खोलती है फिंगरप्रिंट लगा करके, आपको लोग भी लगा हुआ था बाहर पर, इसे लॉक खोलती है वो। एंड मधु और विक्की दोनों अंदर चले जाते हैं। अब विक्की दरवाजा बंद करती है, मधु को बोलते चलो, तो बोलती कहाँ पे? मधु अंदर जाती है उसके पीछे पीछे, और वो देखती है वहाँ विक्की की फोटोज लगी हुई थी बाइक पे। विक्की की शायद मतलब होते ना एकदम, शायद थोड़ी साइड में होती है एकदम, इतनी प्यारी फोटो थी उसकी विक्की की, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। विक्की की वो फोटो वहाँ पे लगी हुई थी, विक्की गॉगल्स में फोटो लगी हुई थी, मतलब इतनी प्यारी प्यारी फोटोज लगी हुई विक्की की, मतलब विक्की बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसमें क्यूट लग रही थी, इसमें बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। एंड कुछ फोटोज ऐसे थे जिसमें विक्की मल्टीपल गर्ल्स के साथ में थे, आपको उसकी फ्रेंड होंगी या फिर हो सकता है बहुत सीनियर्स होती हैं मस्त करोगे, वैसी कोई स्पोर्ट्स में टीममेट होगी, ऐसे कुछ उसके फोटोज थी। मधु देख के उसे जेलस भी होती है, अभी वो कुछ पूछती नहीं है कुछ भी नहीं पूछती है जेलस इंसान, कुछ भी नहीं पूछती बिल्कुल नहीं। वो बस विक्की के साथ जाती है, विक्की अपने रूम में ले जाती है एंड उसे कपड़े दिखाती है और बोलती कौन से पहनोगे? वेल मधु उन्हें देखती है, इस तरह के कपड़े उसने पहली बार देखे थे, ऑफकोर्स मूवी में देखे थे बट इन रियल लाइफ वो डिफरेंट लग रहे थे, लाइक दे आर डिफरेंट। तो मधु बोलते कौन से पहनना चाहिए? तो विक्की खुद निकाल के सीधे पेयर बोलते ये पहन लो। अब मधु कंफ्यूज हो रहे थे कि कैसे पहनूं। वेल विक्की बोलते आई विल हेल्प यू। सबसे पहले मधु के ट्रस्ट आने में वो हेल्प करती है, बट विक्की की नीयत धीरे धीरे खराब हो रही थी और मधु को इस बात का एहसास भी हो रहा था। बट मधु बोलती है मैं कंफ्यूज हूँ क्या? विक्की बोलते हैं ओके ओके काम डाउन, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने वो बस कोट पहनने में हेल्प करनी है। जो अच्छे से शर्ट पहनाती है, पैंट पहनाती है, बोलती है ऐसे पहनते हैं, और ढीला जैकेट वो पहना दिया। हाँ, उनके कपड़े थोड़े से ढीले आ रहे थे मधु के, क्योंकि विक्की थोड़ा ओवर साइज पहनती थी एंड मधु के ऊपर बहुत अच्छे लग रहे थे। मधु को दिखाती है देखो अच्छे लग रहे हो ना? तो मधु बोलती है अच्छे हैं और काफी कंफर्टेबल भी है, मतलब इसमें मैं तलवार तो आराम से चला सकती हूँ। मधु बोलते ही लड़के तलवार चलाते देगी यहाँ पे भी। विक्की बोलते यहाँ कोई तलवार नहीं चलाता। तो मधु बोलते हाँ मुझे पता है, बट वो लाइक कैसे होते हैं यार इनमें कोई तलवार नहीं चलाता, मतलब कैसे रहते होंगे लोग? विक्की बोलती है यही तो आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि बिना मैजिक के ये दुनिया कैसी है। हाँ मानो आपके पास मैजिकल पावर होती है तो डिफरेंट में होती है, बट काइंड ऑफ सेम ही होती है। लाइक हमारे पास पावर के नाम पे पैसा है, आपके नाम पे पावर के पास मैजिक है, दैट्स ऑल। एंड आप फिक्र मत करो ना, मैं हूं ना, आपको सब दिखाती हूँ, बट मैं पहले चेंज कर लो। मधु बोलते ठीक है। विक्की बिना शर्माए वहीं पे मधु के सामने चेंज कर लेती है। मधु बोलती है तो थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई?
विक्की बोलती है, क्यों शर्माऊँ? आपने सब कुछ देख तो रखा है। ऐसे बोल के मुस्कुराती है, बस मधु को छेड़ने के लिए वो करती है ऐसा। ऐसा नहीं बिल्कुल शर्मा नहीं देती। उसकी बिल्ली की हरकतें बड़ी हुई थी जब वो चेंज करती सामने, लेकिन फिर भी कूल तो बनना है मैडम को। कूल बना। एंड विक्की ने जब वो चेंज कर ली थी तो विक्की से बहुत ज़्यादा चिल्ला देती है। मधु देखती है और कहती है, मैंने तुम्हें शायद पहली बार ऐसे देखा था ना? कुछ इस तरह के कपड़ों में, सिर में लटाई। विक्की बोलती है, यू आर राइट। विक्की बोलती है, एक बात बताओ, अगर तुम सोल में आ सकती थी अब, तो सिर्फ मुझे लेके क्यों आई? अपने फ्रेंडों के लिए नहीं लेके आई? विक्की बोलती है, मैंने कहा था उन्हें कि वापस चल सकते हैं। तब आदि आदि ने मना कर दिया, और साथ में ऋषि ने मना कर दिया। वो मना क्यों ही नहीं करेगा? आखिर में यहाँ पे उनके रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके डैड बहुत पावरफुल इंसान है, और वो उनके रिश्ते कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात वो अच्छे से जानता था। और वो कैसे जानता था? क्योंकि उनकी फैमिली में पहले भी ऐसा हुआ था और उसके डैड ने एक्सेप्ट नहीं किया था। एंड जो आदि है, उसकी फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और बहुत ज़्यादा फैमिली भी नहीं है। फैमिली के नाम पे उसके अंकल आंटी जिन्हें उसकी फिक्र भी नहीं है। एंड वो आदि ऐसा है ना कि किसी की लाइफ में ट्रबल नहीं करना चाहता, किसी को लाइफ में परेशान करना नहीं चाहता। एंड वो जानता था कि जिस दिन ऋषि डैड को पता लगा तो वो क्या करेंगे इनके साथ में। इसीलिए वो वहाँ रहना प्रेफर कर रहा है, क्योंकि वहाँ कोई उन्हें जज नहीं करता। उन्हें बस एक नॉर्मल लाइफ जीनी है वहाँ पे। हाँ, कुछ ही अजीब है, बट एटलीस्ट दोनों साथ में तो हैं। मधु बोलती है, अच्छा, और नदी का क्या? वो आ गई ना पागल, इससे पहले लेके गई मैं। उसने बोला, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, ना मेरे से मैजिक हो रहा है ना कुछ, और मैं वापस जाने आती हूँ। वैसे भी वो पढ़ाई में मतलब स्ट्रॉन्ग रही है, तो शी वांट टू बी समथिंग, इसलिए वो वापस आ चुकी है यहाँ पे, तो फिक्र मत करो। हाँ, बट वो टाइम टाइम भी वहाँ पर भी आती रहेगी। बेसिकली ये उसके लिए मैं पैसेंजर बस बन गई हूँ, जो उसे कभी यहाँ से वहाँ कैरी करूँ। और मधु हंसती है और बोलती है, तो अपनी दुनिया दिखाओगे नहीं मुझे? विक्की बोलती है, ऑफ कोर्स मेरी जान, बिल्कुल दिखाऊंगी, बहुत कुछ दिखाऊंगी। एंड आपको यहाँ की लाइफ दिखाऊंगी। हार्ड होती है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती है। यू विल लव इट। ऐसे बोल के विक्की स्माइल करती है। मधु की फोrehead पे बहुत प्यार से कस करती है। एंड बड़ी जब मुझसे बस नहीं हो रहा है रिकॉर्ड, अब ना हो पाएगा मुझसे, आई एम रियली सॉरी। मैंने तो और ज़्यादा रिकॉर्ड करूंगी, बट अब नहीं हो रहा है मुझसे। आई एम टायर्ड नाउ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हम। कितना रिकॉर्ड हो लिया पता नहीं, बट आई डोंट थिंक सो ज़्यादा किया है, बट फिर भी आई एम टायर्ड। सो बडीज, सी द नेक्स्ट पार्ट। अगर स्टोरी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल ट्राई कि मैं टाइम से स्टोरीज लेके आऊँ। आई थिंक अब मेरी हेल्थ काफ़ी बेटर है, बट आई एम नॉट गोइंग टू प्रॉमिस, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा क्या होना है। पर हाँ, कुछ दिन तक अच्छे से स्टोरी रहेंगी, इसकी गारंटी है कि कुछ दिन तक मैं फ्री है। लाइक अब बता नहीं सकता कैसे, बट मैं बताएगा। ठीक है, सी यू गाइस।